Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi once again, and as always, a great welcome to each one of you, whosoever and wherever from he is watching these what we call classes. स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबका इस्तकबाल करता हूँ मैं। तो बेटे अब आज का सेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक जैसे कि आप लोग वाकिफ़ है इस बात से, अभी तक हमने ब्रांच अकाउंट में 3 सेशन करे हैं। ब्रांच अकाउंट हमने स्टार्ट करा हुआ है। ब्रांच अकाउंट में अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, पहले तो इस बात की चर्चा करी जाए। बड़े ब्रांच अकाउंट में आपको याद होगा अभी तक हमारी जो चर्चा हुई है वो कुछ इस तरीके से प्रारंभ हुई थी। पहली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा था ब्रांचेस क्या होती हैं, ब्रांच अकाउंट की ज़रूरत का एहसास हमें क्यों होता है। फिर उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जो ब्रांचेस होती हैं उनकी 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि आप सब लोग अब वाकिफ़ है अच्छी तरीके से। जहाँ तक रहा सवाल ब्रांच का, तो आपको मालूम है कि ब्रांच अकाउंट्स में 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक तो डोमेस्टिक ब्रांचेस और दूसरा फॉरेन ब्रांचेस। फिलहाल हम डोमेस्टिक ब्रांचेस की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और डोमेस्टिक ब्रांचेस का जहाँ तक सवाल है, हमने देखा था इनके 2 आगे सब पार्ट्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के रूप में क्लासिफाई या कैटेगराइज करे जा सकते हैं। उसके बाद हमने फिर अपने डिस्कशन को डिपेंडेंट ब्रांचेस की तरफ मोड़ा था और डिपेंडेंट ब्रांचेस का जहाँ तक सवाल है, नाम से ही जो जाहिर हो रहा है कि ब्रांच कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली जो है हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है। डिपेंडेंट ब्रांचेस में अकाउंटिंग सिस्टम्स की भी चर्चा हुई थी। अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि इसमें जनरली 3 अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम, जो कि बेसिकली ब्रांच फाइनल सिस्टम ही होता है। अब इन 3 सिस्टम्स में भी हमने अपने डिस्कशन को और नैरो कर दिया था। डेटर सिस्टम की अब चर्चा चल रही थी। डेटर सिस्टम में हमने ये देखा था कि सारी की सारी अकाउंटिंग जो होगी वो हेड ऑफिस के बुक्स में होगी। छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सिस्टम को बेसिकली अडॉप्ट करते हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग बेसिकली डेटर सिस्टम की तरफ ज़्यादा झुकाव लेते हैं। डेटर सिस्टम में जैसा कि आपने देखा सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस के बुक्स में होगी और हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच के संबंध में केवल ब्रांच अकाउंट बनाता है। उसके अलावा एक ही सेल्स लेजर मेंटेन करता है। सेल्स लेजर का मतलब है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर। इसीलिए हम कहते हैं कि हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा और बेटे दूसरा डेटर्स अकाउंट बनाता है। हालांकि डेटर्स अकाउंट को हम सेल्स लेजर भी कह सकते हैं। करेक्ट, यहाँ तक हमारी चर्चा चली थी और उस चर्चा के बाद फिर हमने फॉर्मेशंस देखी थी दूसरे सेशन में कि किस तरीके से डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा। फिर हमने दूसरे सेशन में ये भी देखा था कि बेसिकली ब्रांच अकाउंट किस तरीके से बनता है और कुछ स्पेशल केसेस की भी हमने चर्चा करी थी। तीसरे सेशन में हमने पहले 2 सेशंस को सपोर्ट करा था कुछ क्वेश्चंस कर करके डेटर सिस्टम के, और आज की जो कक्षा है, आज का जो सेशन है वो उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है बेटे, सारे लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। अच्छा लगता है जब सारे लोग टाइम से पहुँच जाते हैं, तो उसमें हमारे ऊपर भी एक बंधन बन जाता है कि हम समय से अपनी क्लास को प्रारंभ करें। तो आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। बिट्स मैंने कहा था सेक्शन 1 फिलहाल हमने लिया है। सेक्शन 1 में मैंने कहा था कि डेटर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट 1.9 तक आप लोग करके आना, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम क्वेश्चंस कर लिए होंगे। यहाँ तक ठीक है बेटे। अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। 1.10 की तरफ आप अपनी निगाहों को जरा सा तवज्जो दो। 1.10 आज के सेशन में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.10 से। तो 1.10 क्वेश्चन को लें। अभी हमारा डिस्कशन डेटर सिस्टम पर ही चल रहा है और डेटर सिस्टम के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। हालांकि इस सेशन में मैं आज इनवॉइसिंग की चर्चा करूंगा और इनवॉइसिंग क्या होती है तो अपने अपने स्टडी मटेरियल आप लोग निकाल लें पहले तो, और 1.10 को आप ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन इनवॉइसिंग का है। हालांकि अभी इनवॉइसिंग के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, गहरी चर्चा होगी, और जैसा कि हमारी कोशिश हमेशा रहती ही है कि हम बहुत गहराई से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इनवॉइसिंग हम बाद में देखेंगे कि बेसिकली एक टेक्निक है जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हेड ऑफिस अपनाता है। किस लिए अपनाता है? ताकि ब्रांच को इस बात का पता ना लग सके कि हेड ऑफिस कितना प्रॉफिट कमा रहा है। सर ऐसा क्यों, हेड ऑफिस ऐसा क्यों चाहता है?
क्योंकि कई मर्तबा हेड ऑफिस को ये डर लगता है कि कहीं कल ब्रांच को अगर हमारे रियल प्रॉफिट का पता लग जाए और ब्रांच के दिमाग में ये ख्याल ना आ जाए कि अगर इस लाइन ऑफ बिजनेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो क्या ज़रूरत है इनकी ब्रांच के रूप में हमें ऑपरेट करने की, क्यों ना हम एक अलग बिजनेस खोल लें। आपकी बात समझ में आई? यानी कि हेड ऑफिस के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि कहीं ब्रांच मैनेजर के दिमाग में ये ख्याल ना आ जाए कि अगर इस लाइन ऑफ ट्रेड में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो क्या ज़रूरत है इनका ब्रांच मैनेजर बन के या इनके ब्रांच के रूप में हमें ऑपरेट करने की, क्यों ना हम ये बिजनेस अकेले स्टार्ट कर लें। तो इस तरह से कंपटीशन बढ़ सकता है। तो इस डर से कई बारी हेड ऑफिस की ये हमेशा कोशिश रहती है कि हम अब ब्रांच को अपना रियल प्रॉफिट ना पेश करें। और वैसे भी बिजनेस का पहला उसूल तो यही कहता है कि प्रॉफिट तो आप अपनी आत्मा को भी मत बताओ, फिर ब्रांच तो हमारी दूसरी आत्मा है। इजंट इट और नॉट? तो इनवॉइसिंग की चर्चा करेंगे। हालांकि क्वेश्चन ये इनवॉइसिंग का है, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा जैसे कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हम इसको इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट के सहारे सॉल्व करेंगे ताकि आपको ठीक तरीके से कंपैरिजन करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 1.10 को आप पहले बेटे बड़े ध्यान से देखें। क्वेश्चन कहता है एक हेड ऑफिस है जयपुर में, हेड ऑफिस जयपुर में है और उसकी ब्रांच जो है कोलकाता में है। और ये जो लाइन लिखी है, पहले तो पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन जो है इनवॉइसिंग का है। बेटे ये जो लाइन है, करेक्ट, ए हेड ऑफिस इज एट जयपुर एंड हैज ए ब्रांच एट कोलकाता टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड। ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो लाइन है, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। ये लाइन इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये क्वेश्चन जो है इनवॉइसिंग का है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें इस तरह की लाइन नहीं थी। तो कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि हेड ऑफिस ब्रांच को फलाना फलाना परसेंट या प्रॉफिट पर गुड्स भेजता है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप इनवॉइसिंग के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। करेक्ट। फिर कहता है ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द जयपुर and from the following particular show how the branch account will appear in the books of the head office। क्वेश्चन कहता है कि ब्रांच अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस के बुक्स में, तो इसका मतलब हमको डेटर सिस्टम अपनाना है। क्वेश्चन नहीं लिखेगा बेटे कि डेटर सिस्टम से सॉल्व करना है। यह आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आपसे ये कहे कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो आपको समझ जाना है कि आप डेटर सिस्टम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बेटे बात ठीक है, समझ में आ गई? और अगर यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। नीचे कहता है स्टॉक ऑन जनवरी 1, 2016 इनवॉइस प्राइस, लेकिन अभी आप वर्ड इनवॉइस प्राइस मत पढ़े। मैंने पहले ही कहा कि पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूँगा जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप नॉर्मल तरीके से पढ़ें। यानी कि ओपनिंग स्टॉक 12,000, कैश इन हैंड। बेटे कैश इन हैंड का मतलब ब्रांच मैनेजर के पास शुरुआत में रखा गया कैश, कैश इन हैंड में 200 रुपये हैं। फिर डेटर्स ऑन जनवरी 1, 2016 कहता है डेटर्स का जो बैलेंस है 1 जनवरी को 30,000 का है। फिर कहता है कि इस साल हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे 80,000 के। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम जयपुर का मतलब है कि इतनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे। हालांकि फिलहाल अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुम्हें इनवॉइस प्राइस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह पहले सॉल्व करेंगे। फिर कहता है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 3,000 के हैं। फिर कहता है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 300 रुपये का है। और ये लाइन उसने दी हुई है, कहता है चेक्स रिसीट फ्रॉम जयपुर। जयपुर में हमारा हेड ऑफिस है, इस बात को भूलना नहीं है। जयपुर से चेक मिले ब्रांच को किस किस चीज़ के लिए? वेजेस और सैलरी के लिए, रेंट के लिए, ऑफिस फर्नीचर के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेक्स रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस टूवर्ड्स पेटी एक्सपेंसेस। कहता है हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी खर्चों के लिए कुछ और कैश भेजा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी खर्चों के लिए कुछ और कैश भेजा और तुम्हें अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर 4,000 रुपये। और ठीक उसी के नीचे कहता है कि ब्रांच मैनेजर के खर्चे हो गए इस साल। करेक्ट, ब्रांच मैनेजर के कुछ खर्चे भी तुम्हें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इजंट इट और नॉट? तो बेटे ब्रांच मैनेजर के जो खर्चे तुम्हें दिए हुए हैं वो कितने खर्चे दिए हुए हैं?
ब्रांच मैनेजर के जो खर्चे हैं वो 6,800 रुपये के दिए हुए हैं, 6,800 रुपये के खर्चे हैं। और ये जो कैश इन हैंड है शुरुआत में, ये फिगर 3,000 रुपये आप कर लें, ये 3,000 की फिगर है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था। हाँ जी, तो पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो ब्रांच मैनेजर के खर्चे 6,800 रुपये के हैं और कैश इन हैंड शुरुआत में ब्रांच मैनेजर के पास 3,000 का है और 4,000 रुपये का हमने पेटी कैश और भेजा। उसके बाद नीचे कहता है बैलेंस ऑफ स्टॉक साल के अंत में जो पड़ा हुआ है वो 20,000 का है और बैलेंस ऑफ डेटर्स जो हैं वो 27,000 रुपये के हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1.10, हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मुझे इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट भी साथ में एक्सप्लेन करना है। लेकिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा जैसे नॉर्मल डेटर्स का क्वेश्चन, डेटर सिस्टम का क्वेश्चन हो, जैसे कि अभी तक हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे। करेक्ट? तो 1.10 फटाफट लिखना शुरू कर दें। देख लो जरा स्क्रीन। राइट, 1.10 1.10 करेक्ट। 1.10। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में आप कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? एक तो बेटे आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट के अलावा जरा मैं फॉर्मेशन ड्रॉ कर लूं। हाँ जी, ब्रांच अकाउंट के अलावा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में डेटर सिस्टम में ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाता है। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी मैंने बनाया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट फटाफट आप भी बना लें। शुरुआती क्लासेस में पहली 5 क्लासेस तक स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी और उसके बाद हम स्पीड, स्लो का मतलब है लिखने की स्पीड से, और उसके बाद हम अपनी लिखने की स्पीड को भी तेज कर देंगे। शुरुआत में थोड़ा सा धीरे लिखने की एक तो वजह यह है कि आप आराम से काम को उतार सकें, दूसरा आप हमारी हैंडराइटिंग के या लिखने के या पढ़ाने के तरीके से अपने को अभ्यस्त कर सकें। इज इट क्लियर टू यू? खास तौर से ये जो बात मैंने कही ये ऑनलाइन के स्टूडेंट के लिए है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि क्लासेस 3 सेगमेंट में जा रही हैं तो थोड़ा सा हमें अपनी लिखने की स्पीड पर या गति पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा ताकि किसी को भी चीज़ को उतारने में कोई समस्या ना आए। करेक्ट? हाँ जी, पहले मैंने शुरुआत की कुछ लाइनें नहीं पढ़ी, मैंने कहा मैं इस क्वेश्चन को अभी नॉर्मल क्वेश्चन मान करके सॉल्व कर रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने अभी ये पढ़ा ही नहीं कि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इनवॉइस प्राइस, फिलहाल मैंने इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करा। सबसे पहले तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा 2 ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हमने करे ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस एक तो स्टॉक का बैलेंस है, ध्यान से आप लिखें, हालांकि इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है लेकिन मैंने कहा अभी आप उसको ना देखें, पहले नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने की कोशिश करें। ओपनिंग स्टॉक के बाद कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश इन हैंड का मतलब पेटी कैश से है। ब्रांच मैनेजर के पास छोटे मोटे एक्सपेंसेस निपटने के लिए रखा गया कैश, ये 3,000 रुपये मैंने लिख दिए। उसके बाद डेटर्स का बैलेंस आपके सामने है, अब आपने डेटर्स को लिखा। डेटर्स का जो बैलेंस है वो 30,000 रुपये का है, तो 30,000 रुपये डेटर्स का बैलेंस एक तो आपने यहां लिखा। बेटे जैसे ही आप डेटर्स का बैलेंस लिखेंगे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि डेटर्स का बैलेंस ब्रांच डेटर्स में लिखना भूलना नहीं है।
तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स अकाउंट में भी आएगा और ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपये आपने यहां पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर आगे कहता है गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम जयपुर। हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं और 80,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे हैं, तो आपने 80,000 लिखा। लेकिन आप सिर्फ इनवॉइस प्राइस पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ ये देखें कि गुड्स कितने के भेजे हैं। 80,000 के गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि कैश सेल्स 35,000 की है। बेटे फटाफट बताओ कैश सेल्स कहां पर आएगा? हाँ जी, बाय रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मैंने लिखी, और रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर ने टोटल कैश कलेक्ट करके, टोटल कैश कितना कलेक्ट करा और हेड ऑफिस को भेजा। रेमिटेंसेस का एक तो पार्ट होता है कैश सेल्स। कहता है कि कैश सेल्स जो हैं वो 35,000 की हैं, तो 35,000 आपने यहां पर लिख लिया। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स जो है वो ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में होती है। यही वजह है कि उसको हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ही लिखते हैं। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट जो है वो 52,000 रुपीज इस वक्त है। 52,000। क्रेडिट सेल्स के बाद कहता है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। डेटर्स ने कुछ गुड्स रिटर्न करे हैं। ये ट्रांजैक्शन भी ब्रांच कस्टमर और ब्रांच के दरमियान है। तो हमने जो गुड्स, क्रेडिट सेल हमने मतलब ब्रांच ने जो गुड्स डेटर्स को बेचे थे, उसमें से कुछ गुड्स डेटर्स ने रिटर्न कर दिए, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स डेट इज सेल्स रिटर्न 3,000 रुपए के हैं, तो 3,000 मैंने यहां पर लिखा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ब्रांच ने अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दे दिया। ये ट्रांजैक्शन भी ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के दरमियान है, इसीलिए इसको भी हम यहीं पर लिखेंगे। उसके बाद कहता है चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम जयपुर। चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम जयपुर का मतलब है हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक भेजे। अब की बार चेक लिखा है तो इसलिए मैं टू कैश की बजाय टू बैंक लिख देता हूं। और उसने हमें दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो चेक भेजा वो किस किस चीज के लिए भेजा। एक तो वेजेस और सैलरी के लिए 11,000 रुपए का चेक भेजा, यानी कि इतना पैसा भेजा। उसके बाद ब्रांच प्रीमिसेस के रेंट के लिए पैसा भेजा गया 4,000 रुपए। ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? सर बिल्कुल कहा जा सकता है। उसके अलावा ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए भी एक चेक भेजा। ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए 1,500 रुपए का चेक भेजा। अब बेटे यहां एक पॉइंट मैं जरा आपकी निगाहों में लाना चाहूंगा। ब्रांच मैनेजर के यहां मान लेते हैं कोई चेयर टूट गई। अब ब्रांच ने टेलीफोन करा हेड ऑफिस को कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमें कुछ चेयर्स या फर्नीचर खरीदना है। तो हेड ऑफिस ने कहा ठीक है, हम तुम्हें पैसा भेज रहे हैं, आप खरीद लेना। हेड ऑफिस ने ब्रांच को फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा भेजा। तो बेटे इसका एक इफेक्ट क्या पड़ेगा? इस साल के एंड में जब मैं बैलेंसेस कैरीड डाउन लिखूंगा, क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंसेस कैरीड डाउन जब मैं लिखूंगा, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन के अंदर इस बात का आपको ख्याल करना है कि इस साल के एंड में ब्रांच के पास फर्नीचर नाम का एक एसेट आ जाएगा 1,500 रुपये। तो ये क्लोजिंग बैलेंस के रूप में भी आएगा, इस बात को भूलना नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक भेजा, ब्रांच ने फर्नीचर खरीद लिया। तो इस साल के एंड में ब्रांच के पास 1,500 रुपये का फर्नीचर होगा बाबा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। वेरी गुड। उसके बाद आगे कहता है चेक रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच टूवर्ड्स पेटी एक्सपेंसेस। कल हमने स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में चर्चा करी थी। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ और पेटी कैश भेजा, वो तुम यहां पर लिखोगे टू बैंक या टू कैश, जो भी लिखना है।
तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को, मैं यहां पर लिख देता हूं, चेक रेमिटेड। हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को चेक रेमिटेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी खर्चों को निपटने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक भेजा 4,000 रुपए का। ये तुम यहां पर लिखोगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर अगला आइटम उसने दिया हुआ है पेटी एक्सपेंसेस, यानी कि ब्रांच मैनेजर एक्सपेंस। बेटे ब्रांच मैनेजर के एक्सपेंस का मतलब मैंने बताया अभी था कि ब्रांच के पास, यानी कि ब्रांच मैनेजर के पास जो टोटल पेटी कैश है उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया है। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ब्रांच मैनेजर आउट ऑफ टोटल पेटी कैश अवेलेबल विद हिम, उसको कहते हैं ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस या पेटी एक्सपेंस। मैंने ये भी बताया था कि पेटी एक्सपेंस हम डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, उसको इनडायरेक्ट तरीके से हमें अपनी ब्रांच अकाउंट में लाना पड़ेगा। अपनी ब्रांच अकाउंट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये करना होगा। यहां पर आप आराम से पहले तो लिखें पेटी कैश, फिर आराम से ये देखें कि आपके पास पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है। कैश इन हैंड के रूप में पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 3,000 है। अब आप अपने आप से सवाल ये पूछें कि क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ और पेटी कैश भेजा है, सेंड करा है? हाँ, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 4,000 रुपए और भेजे पेटी कैश के लिए। तो बेटे ब्रांच मैनेजर के पास टोटल पेटी कैश कितना हो गया? 3,000 प्लस 4,000 7,000 हो गया। तो 7,000 रुपए। अब इसमें से आप क्या करेंगे, अमाउंट स्पेंट। स्पेंट का मतलब है ब्रांच मैनेजर ने कितना खर्च कर दिया, ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंसेस। ब्रांच मैनेजर के एक्सपेंस या पेटी एक्सपेंस भी इसको हम बोलते हैं, इसको हम पेटी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो ब्रांच मैनेजर ने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6,800 रुपये खर्च कर दिए, तो इसका मतलब है पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 200 रुपये है। बेटे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मुझे किसी तरह से इस खर्चे को इस अकाउंट के अंदर दिखाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मुझे इस खर्चे को किसी तरीके से इस अकाउंट के अंदर दिखाना है, और खर्चों को दिखाने के लिए मुझे क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? खर्चों को दिखाने के लिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 3,000 मैंने यहाँ पर लिखा, 4,000 मैंने यहाँ पर लिखा, टोटल मैंने 7,000 लिखा और 200 मैंने यहाँ लिखा। तो इसका मतलब बेसिकली मैं अमाउंट कितना दिखा रहा हूँ? 6,800 रुपये का अमाउंट दिखा रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो 6,800 के रुपये के जो खर्चे हैं वो हम इनडायरेक्ट तरीके से दिखाएंगे। एंड आई सिंसियरली होप कि आप में से अब कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करेगा, सर हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि अब मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि डेटर सिस्टम के अंतर्गत, जो कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, हम कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे डबल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब है कि हम अलग से ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स के अलावा अलग से हम कोई और अकाउंट नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी निकल गया कि हम पेटी कैश अकाउंट अलग से नहीं बना रहे। यही वजह है कि मैं डायरेक्टली 6,800 यहाँ पर नहीं लिख सकता। उसके बाद अगला आइटम जो आपको दिया हुआ है वो कहता है बैलेंस ऑफ स्टॉक। साल के अंत में ब्रांच के पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक। ब्रांच के पास स्टॉक, वैसे उसने लिखा है एट इनवॉइस प्राइस, लेकिन मैंने कहा अभी हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर रहे हैं, 20,000। उसके बाद कहता है बैलेंस ऑफ डेटर्स 27,000 है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है 27,000, तो 27,000 आपने यहां पर लिख दिया। अब डेटर्स का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में भी आएगा, इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। तो 27,000 का बैलेंस बेटे आप यहां पर भी लिखेंगे। मैंने आपको एक चीज बोली थी, इस अकाउंट को टैली करने से पहले, क्योंकि अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, यानी कि इनवॉइसिंग का क्वेश्चन नहीं होता, बिकॉज अब मैंने सारे आइटम्स इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं, तो मैं इस पोजीशन पे हूं कि मैं अब इसको टैली कर सकूं। लेकिन मैंने आपको
बताया था कि ब्रांच अकाउंट को टैली करने से पहले आप अपने को यह यकीन दिला लें कि आपके पास डेटर के संबंध में ओपनिंग डेटर्स भी हैं, क्लोजिंग डेटर्स भी हैं और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी है। तो क्या आपके पास कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है? इस क्वेश्चन में नहीं है। बिकॉज कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स नहीं है तो आप अपने ब्रांच डेटर्स अकाउंट को टैली कर करके कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर हम निकाल लेते हैं 82,000, उसमें से मैं माइनस कर देता हूं 3,300 और 27,000। तो इस तरीके से 51,700 ये जो फिगर मेरे पास आ गई, इसको मैं बोलूंगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स। अब बेटे कैश फ्रॉम डेटर्स आपके पास कितना आ गया? 51,700। अब ये कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आप यहां पर भी लिखेंगे, कैश फ्रॉम डेटर्स। कैश फ्रॉम डेटर्स 51,700। इज इट क्लियर टू यू? अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अब मैं अपना नेट प्रॉफिट निकाल सकता था, करेक्ट। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। अब बेटे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि बेसिक कोशिश किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की और एंटरप्रेन्योर की, दोनों की ये रहती है कि हम अपना प्रॉफिट रिवील ना करें, लोगों को ना बताएं। तो इनवॉइसिंग एक टेक्निक है जो कि हेड ऑफिस के द्वारा अपनाई जाती है अपना प्रॉफिट छुपाने की ब्रांच से। द टेक्निक विच इज अडॉप्टेड बाय हेड ऑफिस to not to reveal its profit to the branch is known as technique of invoicing। मैं यूं भी कह सकता हूं कि इनवॉइसिंग एक तरीका है ब्रांच से अपने प्रॉफिट को छुपाने का। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट से, लेकिन उसके लिए पहले आपको इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर अंदाज में पता होना चाहिए। अब आप मेरी बात को एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो क्या समझना है पहले तो ध्यान से देखें। ये अभी मैं मिटा दूंगा और ये तुम्हें अभी जरूरत भी नहीं है लिखने की जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। मान लेते हैं अभी मैं इस क्वेश्चन से हट के बात कर रहा हूं, कोई नॉर्मल जनरल बातें कर रहा हूं। मान लेते हैं कोई हेड ऑफिस है, उसने इस अकाउंटिंग ईयर में, ये अकाउंटिंग ईयर है, हेड ऑफिस ने इस अकाउंटिंग ईयर में 5 लाख रुपए के गुड्स, 5 लाख रुपए के गुड्स, बेटे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, अभी मैं एक नॉर्मल जनरल बातें कर रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे अभी मैं लौट के आऊंगा। कोई हेड ऑफिस है, इस साल उसने ब्रांच को जब गुड्स भेजे तो 5 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स को उन्होंने बॉक्सेस में बंद करा, डब्बों में बंद करा। ये बॉक्सेस है। अब ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? बॉक्स है। इन डिब्बों में उन्होंने इन गुड्स को बंद करा। हेड ऑफिस जानता है कि इनकी कॉस्ट 5 लाख रुपए की है, ये हेड ऑफिस जानता। ऑफ कोर्स मैं भेजने वाला हूं तो मुझको तो मालूम ही है कि मैं कितनी कॉस्ट प्राइस का सामान आपको भेज रहा हूं। यहां तक तो किसी तरीके का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हेड ऑफिस ने क्या करा, जब अपनी ब्रांच को गुड्स भेजे तो हेड ऑफिस ने इसके बाहर जो स्लिप चिपकाई, एक पेपर स्लिप चिपकाई, इस स्लिप को हम इनवॉइस बोलते हैं। जब हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सामान भेजता है तो डिब्बों के बाहर स्लिप अटैच कर दी जाती है ताकि ब्रांच मैनेजर को जब, क्योंकि हम गुड्स यहाँ से मान लेते हैं, हम दिल्ली से बेंगलोर गुड्स भेज रहे हैं, तो बाय वे ऑफ रेलवेज हमने गुड्स भेजे या बाय वे ऑफ एयर हमने गुड्स भेजे, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हमने गुड्स भेजे, तो ब्रांच मैनेजर जब उन गुड्स को छुड़वाने के लिए आएगा तो इस स्लिप के सहारे उसको पता लग जाएगा कि हेड ऑफिस ने कितनी क्वांटिटी उसको भेजी, किस प्राइस की भेजी, वगैरह वगैरह। तो डिब्बों के बाहर जो हम स्लिप चिपकाते हैं, मैंने कहा उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में हेड ऑफिस ने इस इनवॉइस में लिख दिया, कि जो गुड्स हमने भेजे हैं
उनका प्राइस 7 लाख रुपए है। आपकी बात समझ में आई? जबकि हेड ऑफिस इस बात से बखूबी वाकिफ है, हेड ऑफिस इस बात को भली भांति जानता है कि 5 लाख कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसके बावजूद भी हेड ऑफिस ने लिख दिया उस पेपर के टुकड़े में कि जो गुड्स हम आपको भेज रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस 7 लाख की है। सर हेड ऑफिस ने तो ये ठीक नहीं करा, झूठ बोला। अब बेटे आप इसको झूठ कह लो या बिजनेस की टेक्निक कह लो, बिजनेस का तरीका कह लो, करेक्ट, लेकिन ऐसा करा। अब इसी चीज को मैं एक सिंपल अंदाज में कह सकता हूं कि हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजे उनकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख की है और हेड ऑफिस ने इस कॉस्ट को जितने से बढ़ाया, क्योंकि हेड ऑफिस ने ये कॉस्ट को बढ़ा दिया जो कि ब्रांच को नहीं मालूम है, हेड ऑफिस ने जितने से इस कॉस्ट को बढ़ाया उसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन मार्जिन को कई लोग लोडिंग भी बोलते हैं, करेक्ट। तो जितने से हमने इस कॉस्ट को बढ़ाया उसको मार्जिन या लोडिंग कहा जाएगा। हमने 2 लाख रुपए से इसको बढ़ा दिया और जितने पर बना करके हमने भेजा, हमने कितने पर बना करके भेजा? 7 लाख पर। जितने पर बना करके भेजा उसको हम इनवॉइस प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवॉइस प्राइस। उसको हम बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस बेटे कितनी हो गई? 7 लाख की हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दिस इज द इनवॉइस प्राइस। ये प्राइस लिखी हुई है। अब बेचारा ब्रांच मैनेजर जब गुड्स को लेने के लिए एयरपोर्ट आएगा या रेलवे स्टेशन आएगा, जब वो गुड्स को लेगा तो वो यही सोचेगा कि इन गुड्स का प्राइस 7 लाख रुपए का है। बेटे बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे यह बताओ, क्या हेड ऑफिस ब्रांच को यह बोलेगा कि आप इन गुड्स को 7 लाख पर बेचो? इतनी कहानी सुनने के बाद क्या हेड ऑफिस ब्रांच को यह कहेगा कि इन गुड्स को आप 7 लाख रुपए में बेचो या उससे ज्यादा प्राइस पर बेचो? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या हेड ऑफिस ब्रांच को यह कहेगा कि इन गुड्स को आप 7 लाख पर बेचो या फिर यह कहेगा कि 7 लाख से ज्यादा पे बेचो? बताओ बेटा फटाफट आंसर। हाँ जी, पटियाला, जम्मू, गोरखपुर, हल्द्वानी, जयपुर। जयपुर कह रहे हैं सर 7 लाख से ज्यादा पर बेचेंगे। सभी का आंसर यही है कि हेड ऑफिस ब्रांच को कहेगा 7 लाख से ज्यादा पर बेचो। तो बेटे मैं कहूंगा, क्योंकि एक आदमी ऐसा सोचता तो मैं मान सकता था कि वो गलत है, लेकिन जब सारे ही ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। लगता तो ऐसा है कि हेड ऑफिस को यह कहना चाहिए कि भाई 7 लाख से ज्यादा पर बेचो। बस यहीं से प्रॉब्लम आ जाती है ब्रांच को समझने की। लेकिन जो गलतियां दूसरे करते हैं वो गलतियां बेटे आपने नहीं करनी है। मैंने कहा 99% हमारे दिमाग में यह विचार पनप सकता है कि यार हेड ऑफिस को बोलना चाहिए कि आप 7 लाख से ज्यादा पर बेचो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेड ऑफिस ब्रांच को यह नहीं कहेगा कि आप 7 लाख पर बेचो। हेड ऑफिस ब्रांच को कहेगा कि आप इनको सिर्फ 7 लाख पर ही बेचो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बेटे आपके दिमाग में यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि अब तो हेड ऑफिस ब्रांच को यह बोलेगा कि इस प्राइस से ज्यादा पर बेचो। नो 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 नो। हेड ऑफिस गोरखपुर, हेड ऑफिस ब्रांच को बोलेगा कि ये जो प्राइस आपके सामने है, इस प्राइस पर ही आपने सामान को बेचना है। इसका मतलब यह हो गया कि 99.99% इनवॉइस प्राइस इज ऑल्सो द सेलिंग प्राइस। क्या यह कहा जा सकता है? यह कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? चंडीगढ़ वाले कह रहे हैं सर कहा, आप कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। बेटे मैं क्या कह रहा हूं, आप जब बोलोगे तो तभी तो मैं मानूंगा। हाँ जी, कि मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं, हेड ऑफिस कहता है कि 7 लाख पर ही आपको बेचना है, तो ऑब्वियसली इट वुड मीन एक्चुअली दैट इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर वन एंड सेम।
तो 99.99% बेटे 0.1% के बारे में मैं जरा विस्तार से बाद में आने वाले क्वेश्चंस में चर्चा करूंगा। तो अभी चलो तुम 100% कह लो, कोई बात नहीं, बाद में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, उसकी चर्चा बाद में होगी। तो इनवॉइस प्राइस ही, जब तक कि मैं कुछ और ना बोलूं, इनवॉइस प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगी। अब आपको ऐसे चलना है, आपने दिमाग में ये नहीं आने देना कि यार हेड ऑफिस ने 5 लाख के गुड्स को 7 लाख पे बना के भेजा है, तो निश्चित रूप से हेड ऑफिस ब्रांच को बोलेगा भाई 7 लाख से ज्यादा पे बेचो। नो नो नो, मैंने कहा हेड ऑफिस ये नहीं बोलेगा। हेड ऑफिस बोलेगा ये जो प्राइस लिखी है इसी प्राइस पर आप बेचो। यहां तक बेटे बात समझ में आ गई। अब आप मेरी दूसरी बात पे ध्यान दें। मैं कहा आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखना है, अभी मैं कुछ समझा रहा हूं। हां जी, आगे क्या है कहानी, जरा ध्यान से मेरी कहानी को सुने। हेड ऑफिस ने इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स इतने से बढ़ा करके इस प्राइस पर बना करके किसको भेजे? हां जी, बिल्कुल ठीक, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 7 लाख की इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजे। यहां तक बेटे ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। अब जरा दूसरा पॉइंट, हेड ऑफिस ने ब्रांच को जैसा कहा ब्रांच ने वैसा कर दिया। ब्रांच मैनेजर हमारा बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, हाईली स्किल्ड पर्सन। जैसा हेड ऑफिस ने कहा ब्रांच ने बिल्कुल वैसा कर दिया। हेड ऑफिस ने जैसा कहा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या कहा कि भाई ये गुड्स हैं और इनको आपने 7 लाख पे बेचना है। तो ब्रांच मैनेजर ने 7 लाख पे गुड्स बेच दिए और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं जितने भी गुड्स हमने भेजे थे वो सारे गुड्स बेच दिए गए। इज इट क्लियर टू यू? अब क्या हुआ, ये ब्रांच अकाउंट। अब बेटे मुझे एक बात आप बताएं, अब ब्रांच अकाउंट बन रहा है, ध्यान से सुने इस बात को। इस केस में हेड ऑफिस ने जब गुड्स भेजे, 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो हेड ऑफिस यहां पर क्या लिखेगा? 5 लाख लिखेगा या 7 लाख लिखेगा? सर हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं और हेड ऑफिस को यह बात मालूम है कि इनकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख की है, तो लॉजिकली तो यहां पर 5 लाख ही लिखना चाहिए। यह आंसर दिया है पटियाला से। बेटे आपकी सोच कहीं से भी गलत नहीं है, पहले तो मैं इस बात की भी तारीफ कर देता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम 5 लाख पे नहीं लिखेंगे, जिस प्राइस पे गुड्स बना करके भेजे गए हैं उस प्राइस पे लिखेंगे। सर ऐसा क्यों? बेटे ये ना पूछो, मैं खुद ही बता रहा हूं। वो ये क्योंकि जो इनवॉइस बनी हुई है वो 7 लाख से बनी हुई है और जिस पर इनवॉइस बनी होती है वही प्राइस हमें यहां लिखना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा सर ये सब काम तो हेड ऑफिस की बुक्स में हो रहा है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। हेड ऑफिस को तो मालूम है ना कि 5 लाख इनके कॉस्ट प्राइस है, सर 7 लाख पे क्यों लिखें? ये बात हमारे गले हजम नहीं हो रही है। वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। बेटे समझने की कोशिश करो, मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी, हेड ऑफिस ब्रांच की अकाउंटिंग कर तो रहा है लेकिन ब्रांच के नजरिए से कर रहा है। हेड ऑफिस ये सोच करके अकाउंटिंग नहीं करेगा कि भाई हमने 5 लाख के गुड्स भेजे। हेड ऑफिस तो ये सोच के अकाउंटिंग करेगा कि ब्रांच क्या सोचेगी। ब्रांच ने तो 7 लाख रुपए के गुड्स रिसीव करे हैं, ब्रांच को तो पता ही नहीं है कि इनकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच की अकाउंटिंग अपने नजरिए से नहीं करता है, वो ब्रांच के नजरिए से कर रहा है। और हेड ऑफिस को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि ब्रांच मैनेजर को तो कॉस्ट मालूम ही नहीं है, वो तो गुड्स रिसीव करेगा और सोचेगा 7 लाख के गुड्स हमें मिले हैं, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, हमें 7 लाख लिखना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी मैं आपकी बात पर भी आऊंगा। अब हेड ऑफिस ने जब गुड्स ब्रांच को भेजे और ब्रांच को कहा कि भाई आप इन गुड्स को इस प्राइस पर बेच दो, और मैं मान लेता हूं ब्रांच ने सारे गुड्स बेच दिए और
थोड़ी देर के लिए मान लो सारे गुड्स कैश में बेच दिए, तो रेमिटेंसेस के अंदर सिर्फ कैश सेल्स ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट में तो हमने बेचा ही नहीं है। और कितना आएगा? 7 लाख आएगा। अब बेटे आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, बताओ ब्रांच अकाउंट से कितना प्रॉफिट निकल रहा है? सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ब्रांच अकाउंट से तो कोई प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा है, इधर भी 7 लाख है, इधर भी 7 लाख है। बेटे यही तो प्रॉब्लम है, बिकॉज दोनों तरफ 7 लाख और 7 लाख की फिगर है, तो प्रॉफिट तो लॉजिकली नहीं आ सकता। यही तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉफिट भी तो कंप्यूट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के नजरिए से अकाउंटिंग तो कर रहा है। जब सारी ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस ने ब्रांच के नजरिए से रिकॉर्ड कर ली कि हमने ये गुड्स भेजे, उन्होंने सेल कर ली, जब सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, अब हेड ऑफिस क्या करेगा? अब हेड ऑफिस क्या करेगा? रियल प्रॉफिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। अब रियल प्रॉफिट के लिए हेड ऑफिस क्या करेगा? रियल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हेड ऑफिस अब अपना नजरिया लगाएगा। यह बात समझ में आनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग तो ब्रांच के नजरिए से होगी, लेकिन रियल प्रॉफिट जब कंप्यूट करना होगा तो वहां फिर अब हम ब्रांच को किनारे कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और अब हम सिर्फ और सिर्फ अपना नजरिया लगाएंगे। अब हेड ऑफिस क्या करेगा? ध्यान से देखें। वैसे मेरे को आप एक बात बताओ, यहां से तो प्रॉफिट नहीं निकल रहा, लेकिन क्या आपकी निगाहों में कोई प्रॉफिट है या नहीं है इस केस में? सर बिल्कुल है, क्योंकि गुड्स 7 लाख में सामान बेचा और उनका प्राइस तो 5 लाख था, तो 2 लाख का तो प्रॉफिट आना चाहिए ना। ऐसे तो प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। अब मैं आता हूं, ध्यान से देखें। अब हेड ऑफिस क्या करेगा? क्योंकि हेड ऑफिस को मालूम है कि यहां जो फिगर हमने लिखी है 7 लाख, जैसा कि आप लोग कह रहे थे, दरअसल इसकी कॉस्ट प्राइस तो 5 लाख की है, तो इस आइटम को किसी तरीके से 5 लाख पे लाना है, लेकिन हमें लिखना तो 7 लाख ही पड़ेगा, करेक्ट? अब मैं इसको 5 लाख पे लाने के लिए एक टर्म यूज करूंगा जिसको मैं बोलूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लोडिंग। लोडिंग, आप ध्यान से समझे, ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है, हालांकि एग्जामिनेशन में आपने ऐसे नहीं लिखना है, मैं इसे समझाने के लिए लिख रहा हूं। दरअसल ये गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 चीजों का बना हुआ है, एक तो कॉस्ट और लोडिंग। समझ में आया? तो हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच 7 लाख रुपए यहां पर लिखा हुआ है, 7 लाख रुपीस। अब मैं ऑपोजिट साइड में जब लोडिंग लिख रहा हूं, हालांकि लिखते तो लोडिंग है, पर बिकॉज मैं इस आइटम के ऑपोजिट में लिख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं लोडिंग को अनलोड कर रहा हूं, लोडिंग को हटा रहा हूं। तो ये जो 7 लाख रुपए लिखा हुआ था, इसके अंदर जो 2 लाख रुपए की लोडिंग है वो मैं यहां पर लिख दूंगा। अब आपकी बात बेटे, एक बड़ा पॉइंट आपकी समझ में आना चाहिए, वो क्या? जो इनवॉइसिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इनवॉइसिंग के क्वेश्चंस में, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी जो हम कर रहे थे, आपने देखा कई आइटम इनवॉइस प्राइस पे लिखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली हमें उनकी लोडिंग हटानी पड़ेगी। लोडिंग हटाने के लिए हम ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरी बात को और ध्यान से समझें। तुमने देखा कि लोडिंग मैंने गुड्स सेंड टू ब्रांच की निकाली, क्या मुझे इसकी भी लोडिंग निकालनी चाहिए? सर ये तो सेल्स है ना। अरे भाई सेल्स है तो क्या है तो ये भी लोडिंग, इसके अंदर भी 2 लाख रुपए की लोडिंग है, यानी कि ज्यादा पे बेचा है। लेकिन बेटे सेल्स की लोडिंग नहीं निकलती है, जो सामान बिक चुका है उसकी लोडिंग नहीं निकालनी है, क्योंकि अगर मैं उसकी भी लोडिंग निकाल दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कुछ भी नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लोडिंग सिर्फ और सिर्फ गुड्स की निकालनी है, पहले तो यह बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब आप लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। ध्यान से सुनिए, एक तो लोडिंग जो निकाली जाती है, लोडिंग जो पॉसिबली हो सकती है वो किन किन आइटम पे हो सकती है? लोडिंग जो हो सकती है वो गुड्स पर हो सकती है, पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो गुड्स से रिलेटेड है,
और किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। पहला पॉइंट तो ये अच्छी तरह अपने दिमाग के दायरे में आप ले आओ और उसको जाने मत देना। लोडिंग किस किस चीज की हमें निकालनी पड़ सकती है? ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की, गुड्स सेंड टू ब्रांच की। GSTB का मतलब है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो गुड्स हमने भेजे। गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स, अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे और उसमें से ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसकी भी लोडिंग निकालनी पड़ सकती है। और आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, GIT का मतलब है गुड्स इन ट्रांजिट, और आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे गुड्स ट्रांसफर्ड। गुड्स ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर का और गुड्स इन ट्रांजिट आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। कुल मिलाकर के लोडिंग का जो कनेक्शन है वो सिर्फ गुड्स से है और किसी चीज से नहीं है। पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, तुमने देखा अभी अभी मैंने जब ब्रांच अकाउंट बनाया तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 7 लाख यहां लिखा, रेमिटेंसेस के आगे मैंने 7 लाख लिखा, और फिर मैंने कहा मैंने इस आइटम की लोडिंग हटाई। लोडिंग हटाने के लिए मैंने ऑपोजिट साइड में गुड्स सेंड टू ब्रांच और उसके आगे L लिख दिया, 2 लाख। इस तरह इसका मतलब है मैं इस आइटम की लोडिंग हटा रहा हूं। लोडिंग हटाने का इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है कि हम उस आइटम को कॉस्ट पे ला रहे हैं। लोडिंग हटाने का इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है कि आइटम को कॉस्ट पे ला रहे हैं। बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस दिस लेस क्लोजिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो बेसिकली यही मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं लोडिंग का पर्पस इनडायरेक्टली होता है कि हम रियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोडिंग इन गुड्स पर हो सकती है। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो यह बात समझ में आनी चाहिए कि लोडिंग केवल गुड्स पर ही होती है। लोडिंग को आउट करने का या लोडिंग को बाहर करने का पर्पस होता है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करना चाहते हैं। और बिकॉज गुड्स वर्ड आ रहा है तो हम कह सकते हैं लोडिंग सिर्फ गुड्स की ही होती है। नंबर 1, ये तो है एक पॉइंट। और उससे भी बड़ा पॉइंट क्या है? उससे भी बड़ा पॉइंट ये है, हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। लोडिंग केवल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, लोडिंग केवल उन्हीं गुड्स की हो सकती है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान आ जा रहे हैं। लोडिंग केवल उन्हीं गुड्स की हो सकती है जिनका आदान प्रदान या कम्यूटेशन केवल हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान है। इसका मतलब यह भी हो गया कि कोई गुड्स अगर ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में आ जा रहे हैं तो उसकी लोडिंग नहीं होगी, उसकी लोडिंग नहीं हो सकती। कोई भी गुड्स जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है उनकी लोडिंग नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? रीजन इज ऑब्वियस, बिकॉज ना ब्रांच को ना कस्टमर को किसी को भी रियल कॉस्ट का पता नहीं है। इजंट इट और नॉट? यही वजह है बच्चे लोग बीकॉम में बड़े कंफ्यूज रहते थे। हमें सिखा दिया जाता था इनकी लोडिंग होगी, फिर बच्चा सोचता था सर सेल्स रिटर्न की लोडिंग क्यों नहीं होती है। अब तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं सेल्स रिटर्न की लोडिंग क्यों नहीं होगी। हालांकि सेल्स रिटर्न भी गुड्स का हिस्सा है लेकिन उसकी लोडिंग नहीं होगी बिकॉज इट इज ए ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड ब्रांच कस्टमर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसी तरह आप यूं भी कह सकते हैं कि क्रेडिट सेल इज ऑल्सो ए ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड ब्रांच कस्टमर। तो क्रेडिट सेल की भी हम लोडिंग नहीं करते हैं। वैसे हकीकत यह है कि हम सेल्स की लोडिंग करते ही नहीं है। वजह यह है कि अगर मैं सेल्स की भी लोडिंग कर दूंगा फिर तो मैं प्रॉफिट को किनारे फेंक दूंगा, तो प्रॉफिट कंप्यूट कैसे करूंगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लोडिंग इन्हीं गुड्स की होगी, नंबर 1,
नंबर 2, लोडिंग उन्हीं गुड्स की होगी जिसका आना जाना, आदान और प्रदान केवल हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान है। आया समझ में कि नहीं आया? आगे बेटा। हाँ जी, चंडीगढ़, गोरखपुर, अंबाला वाले कहते हैं सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। इससे पहले हमने बीकॉम में उन्होंने लिखा सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। बेटे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरे को इस तरह से कहते हैं कि समझ आ गया। इस बात की खुशी नहीं है मुझे कि आपने कहा तब समझ में नहीं आया था, लेकिन पॉइंट ये है कि ये समझ में आ गया। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? फटाफट इसको नोट करें, 2 मिनट। नोट कर लिया बेटे? हाँ जी, इसको भी हमने मिटा दिया। लो अभी हमने इसको रहने दिया। अब होता क्या है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे दोबारा घूम करके। ठीक है, लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन में आ रहा हूं। याद रखें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले तो मैंने इसको नॉर्मल तरीके से जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे वैसे सॉल्व करा है, लेकिन अभी तक मैंने नेट प्रॉफिट इसीलिए कंप्यूट नहीं करा क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन इनवॉइसिंग के एंगल से सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब होता क्या है, जैसे कि इसमें मैंने एग्जाम्पल में, जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने तो अपने एग्जाम्पल में आपको ऐसे लिखा 5 लाख के गुड्स को 7 लाख में बना करके भेजा। पर जो इनवॉइसिंग का क्वेश्चन होगा उसमें तो तुम्हें ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इनवॉइसिंग के क्वेश्चन में तो तुम्हें इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो फिर तुम्हें क्या करना होगा, या फिर तुम्हें कैसे इंफॉर्मेशन फर्निश होगी? यहां देखो, कहता है हेड ऑफिस एट जयपुर हैज ए ब्रांच टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। इस क्वेश्चन में लिखा है गुड्स इस क्वेश्चन में लिखा है कि गुड्स आर इनवॉइस्ड इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गुड्स आर इनवॉइस्ड एट 25% ऑन कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है? टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25% कह लो या 25% ऑन कॉस्ट कह लो, बात एक ही है। इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में शुरुआती लाइन में तुम्हें इसी तरीके से कुछ दिया होगा और या तो लिखा होगा, ये पॉइंट जरा ध्यान से समझें, या तो लिखा होगा गुड्स आर इनवॉइस्ड एट 25% ऑन कॉस्ट, या फिर लिखा होगा सो एंड सो % ऑन इनवॉइस प्राइस। याद रखें इनवॉइस प्राइस को सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। यानी कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में शुरुआती लाइन में इन दो में से कोई एक चीज लिखी होगी। बड़े ध्यान से मेरे पॉइंट को बेटे समझना है। इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में इन दो में से कोई एक चीज आपको लिखी होगी, करेक्ट? अब आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या % ऑन कॉस्ट पर है या % ऑन इनवॉइस प्राइस पर है? जल्दी देख के बताएं। सर ऑन कॉस्ट पर है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में तुम्हें ऑन कॉस्ट पर दी हुई है, लेकिन वो इस पर भी दी हो सकती थी। खैर, इस चीज को अच्छी तरह नोट करने के बाद अब आपने क्या करना है,
इस चीज को नोट करने के बाद अब आप ये करेंगे, आप एक इक्वेशन लिखेंगे, कॉस्ट प्लस मार्जिन। बेटे मार्जिन का मतलब लोडिंग से ही है, मेरी आदत मार्जिन लिखने की है इसलिए मैं मार्जिन लिख रहा हूं, तुम लोग चाहो तो लोड भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। आप एक इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, करेक्ट। ध्यान से देखना है कि रेट किस पर है, कॉस्ट पर है, कॉस्ट पर है। अगर रेट कॉस्ट पर है तो आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे। अगर रेट कॉस्ट पर है तो आप कॉस्ट को 100 मानेंगे। यह बात समझ में आनी चाहिए। मैं जरा इसको और एक्सप्लेन कर दूं। सपोज क्वेश्चन में दिया होता गुड्स आर इनवॉइस्ड एट 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। सपोज ऐसे लिखा होता, क्योंकि दो में से कोई एक चीज लिखी हो सकती है। अगर ऐसे लिखा होता तो मैं यहां पर एक इक्वेशन बनाता, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। अगर ये परसेंट जो कि कॉस्ट पे दी है, अगर ये इनवॉइस प्राइस पर गिवन होती तो बेटे फटाफट बताओ 100 में किसको मानता? फिर मैं 100 इनवॉइस प्राइस को मानता। समझ में आया? यानी कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि जिस पर रेट दिया होगा उसको 100 मानना है। इस क्वेश्चन में यह है और मैंने कॉस्ट को 100 माना। 25% 100 का मैंने कंप्यूट करा, वो मार्जिन निकला है। इसका मतलब 100 रुपए की चीज को हम 25 रुपए से ज्यादा बढ़ा करके इस प्राइस पर भेजते हैं। इस क्वेश्चन में ये रेट चलेंगे। दूसरी चीज, अगर रेट 25% ऑन इनवॉइस प्राइस होता तो मैं इनवॉइस प्राइस को 100 रुपए मानता, मार्जिन हो जाता 25 और कॉस्ट प्राइस हो जाती 75। इस तरीके से तुम्हारी इक्वेशन बनती। समझ में आया? लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में ये रेट है तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। यहां तक ठीक है? इस इक्वेशन को बनाने के बाद ध्यान से सुने, इस इक्वेशन को बनाने के बाद ध्यान से देखें कि मार्जिन कितना है, 25, और उसको डिवाइड कर दें इनवॉइस प्राइस से जो कि 125 है। यानी कि मैं कह सकता हूं रेट ऑफ लोडिंग जो है वो 1/5 है। रेट ऑफ लोडिंग का मतलब है कि अगर मैं 5 रुपए की इनवॉइस प्राइस है तो 1 रुपया उसके अंदर मार्जिन है, यानी कि कॉस्ट 4 रुपए की। अगर ये रेट इनवॉइस प्राइस पर होता, है नहीं, अगर होता तो मेरी इक्वेशन ऐसे बनती, और इक्वेशन को बनाने के बाद मैं देखता मार्जिन कितना है जो कि 25 है, और डिनोमिनेटर में मैं 100 लिखता, तो रेट ऑफ लोडिंग 1/4 आ जाता। लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में ये है। समझ में आया? तो इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में शुरुआत में तुम्हें दो में से कोई एक चीज दी होगी कि गुड्स आर सेंट एट सो एंड सो परसेंट, या तो ऑन कॉस्ट लिखा होगा या ऑन इनवॉइस प्राइस लिखा होगा। मेरे पॉइंट को बड़े ध्यान से अब आपने सुनना है। और मैं एक ही बार बोलूंगा, इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में शुरुआती लाइनों में या तो रेट कॉस्ट पे दिया होगा या रेट इनवॉइस प्राइस पे दिया होगा। इस बात की परवाह करे बगैर तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चंस में, और इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, ये कैसे पता लगेगा? जब परसेंटेज दी होगी, चाहे वो कॉस्ट पे दी हो चाहे इनवॉइस प्राइस पे दी हो। परसेंटेज किसी भी चीज पर हो, ध्यान से सुने, ये परसेंट किसी भी चीज पर हो, कॉस्ट पर हो या इनवॉइस प्राइस पर हो, क्वेश्चन में जो गुड्स से रिलेटेड आइटम होंगे, क्वेश्चन में जो गुड्स से रिलेटेड आइटम होंगे, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे वो गुड्स सेंट टू ब्रांच हो, गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स हो, चाहे वो गुड्स इन ट्रांजिट हो या गुड्स ट्रांसफर्ड हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, गुड्स से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इनवॉइस प्राइस पर ही होंगी, चाहे उसके आगे इनवॉइस लिखा हो या ना लिखा हो। मेरी बात को ध्यान से समझ लें एक बार, और आखिरी मौका है।
ऊपर का रेट किसी भी चीज पर हो, नीचे जो क्वेश्चन में चीजें होंगी, जो आइटम्स होंगे, वो इनवॉइस प्राइस पर ही होंगे, चाहे उसके आगे इनवॉइस लिखा हो या ना लिखा हो। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि नीचे के रेट से इन रेट्स का कोई कनेक्शन नहीं है। ऊपर की इंफॉर्मेशन में चाहे कॉस्ट पर रेट हो, चाहे इनवॉइस प्राइस पर बाबा रेट हो, लेकिन नीचे जो इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में, हम उसको इनवॉइस प्राइस पर ही लेकर के चलेंगे। यानी कि हम मान के चलेंगे ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस पर है, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस पर है, गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पर है। यहां तक ठीक। शुरुआती लाइन का यूज होगा इन रेट्स को कंप्यूट करने में। अगर रेट कॉस्ट पर है तो इस तरह रेट कंप्यूट होगा, और इनवॉइस प्राइस पर अगर होता तो ये रेट निकलता। खैर, इस क्वेश्चन में मुझे इस रेट की अब जरूरत है। इस रेट का मतलब क्या निकला, मैंने अभी अभी बताया। इस रेट का मतलब बेटे डिनोमिनेटर में क्या लिखी थी मैंने, इनवॉइस प्राइस, और न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा है, मार्जिन, या मार्जिन को लोडिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि इनवॉइस प्राइस अगर 5 रुपए की है तो उसके अंदर लोडिंग या मार्जिन जो है वो 1 रुपए का है। इस रेट का मतलब ये निकल गया। अब ध्यान से सुने, बिकॉज इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में मैंने तुमसे कहा, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं प्रॉपर तरीके से जैसे करना चाहिए। बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर है, या गुड्स से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे उन सब की मुझे लोडिंग करनी पड़ेगी। गुड्स सेंट टू ब्रांच की भी लोडिंग करनी पड़ेगी, और मुझे क्लोजिंग स्टॉक की भी लोडिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया? तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब ये इनवॉइस प्राइस पर है। अभी अभी मैंने कहा कि नीचे क्वेश्चन में जो आइटम होंगे वो इनवॉइस प्राइस पर होंगे। अब मुझे इसकी लोडिंग करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं? एक तो तरीका समझने के लिए ये है, जैसे मुझे ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग करनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? 5 रुपए इनवॉइस प्राइस है इस रेट के मुताबिक, 5 रुपए इनवॉइस प्राइस है, 1 रुपया मार्जिन है, 12,000 इनवॉइस प्राइस है, तो इसके अंदर कितनी लोडिंग होगी? डेट इज 12,000 इंटू 1/5, डेट इज इक्वल टू 2,400। इसका मतलब जो 12,000 ये इनवॉइस प्राइस है, ये 2,400 रुपए से ज्यादा बढ़ी हुई है। अब उसको मैं ऑपोजिट साइड में लिख दूंगा। ये बस ये काम मुझे करना है, तो मुझे बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये रेट बना लिया, मुझे किसी भी आइटम की लोडिंग अगर करनी होगी तो मैं सीधा 1/5 अप्लाई कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बस ये करना है। तो 12,000 है, ये ओपनिंग स्टॉक है, इसकी लोडिंग निकालने के लिए मैं ऑपोजिट साइड में आया। हालांकि एक बार मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे लाइनें भी ड्रॉ कर दी ताकि तुम्हें समझने में भी आसानी हो। इसकी लोडिंग मैं अब कर रहा हूं। इसकी लोडिंग करी तो मैंने यहां लिखा बाय लोडिंग ऑन लोडिंग, हालांकि हम लोड ही लिखते हैं या बोलते लोडिंग है लेकिन लिखते लोड ही है। लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक 12,000 का 1/5। तो इस तरह से ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग हमने हटा दी 2,400। तो ये आइटम कॉस्ट प्राइस पे आ गया। इसी तरह गुड्स की अब मुझे लोडिंग हटानी पड़ेगी, और गुड्स की लोडिंग हटाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने लिखा बाय लोडिंग ऑन या लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000 इंटू 1/5, डेट इज इक्वल टू 16,000। इस तरीके से मैंने ये लोडिंग बाहर कर ली। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बेटे ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक की भी तो लोडिंग निकालनी है। अब क्लोजिंग स्टॉक इस साइड लिखा हुआ है, तो इसकी लोडिंग मैंने इस तरफ निकाल दी। इसकी लोडिंग हमने इस तरफ निकाली और हमने यहां पर लिख दिया टू लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 का है, ये इनवॉइस प्राइस पर है, 1/5। अब 4,000 इसके अंदर लोडिंग है। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो इनवॉइसिंग के क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें ओपनिंग स्टॉक और ये जो भी मैंने आइटम लिखे, अगर क्वेश्चन में ये आइटम है तो इन सब की लोडिंग निकालनी पड़ेगी। लोडिंग ऑपोजिट साइड में लिखते हैं। लोडिंग निकालने के लिए आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन की शुरुआत में रेट किस पर दिया है। अगर रेट कॉस्ट पे दिया है तो इस तरीके से इक्वेशन बनाएं। अगर रेट इनवॉइस प्राइस पर दिया है तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी और वो रेट आप अप्लाई कर देना। इस तरह से आप लोडिंग निकाल सकते हैं। बेटे यहां तक किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का नहीं है? और ये श्योर? पक्का? हाँ जी। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको कितना टाइम हो रहा है, 5 मिनट का टाइम वक्त दे दूं? 5 मिनट में आप कर लेंगे? अच्छा सर नेट प्रॉफिट तो कंप्यूट कर लो। सॉरी नेट प्रॉफिट तो मैंने कंप्यूट ही नहीं करा, एक्सट्रीमली सॉरी बेटे। 35,000, 51,700, 2,400, कैलकुलेटर मेरा काम नहीं कर रहा है। 16,000, 1,500, 247 इकट्ठे ही लिख देते हैं। बेटा मेरा टोटल वो आप चेक कर लेना वैसे, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है। ये मेरे हिसाब से टोटल 1,53,800 आ रहा है। इस टोटल को मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ 1,53,800 और उसमें से आप ये आइटम माइनस कर लें, -12,3 और 30, 45। चलो 12,000, 33,000, 80,000, then 15,000, 1,500 and this much। बेटे क्या ये इतना आ रहा है 4,300? एक बार फिर भी चेक कर लेना, क्योंकि मुझे टोटलिंग पे डाउट है। ये कैलकुलेटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। 35, 51,700 प्लस 2,400 प्लस 16,000 प्लस 1,500 प्लस 200 प्लस 20,000 एंड प्लस 27,000। ये फिगर्स तो कुछ और ही आ रही हैं। अरे कैलकुलेटर दो भाई फटाफट इधर, एक बच्चे भी नहीं बता रहे हैं। 35 प्लस 51,700, कैलकुलेटर बिल्कुल ही हो गया है। 2,400, 16,000, 1,500, 200 एंड 47,000। बेटे यहाँ का तो 1,53,800 है। हाँ जी, अब यहाँ से माइनस कर देते हैं। ये हो गया 15 और 30 में जरा इकट्ठे कर दूं 45 और फिर मैंने कर दिया 80 और 80,000 के बाद फिर मैंने करा 16,500 और फिर मैंने करा 4,000 और फिर मैंने करा 4,000। तो बेटे ये जो आ रहा है 4,300 आ रहा है। 4,300। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? नेट प्रॉफिट किस तरीके से कंप्यूट करना है और लोडिंग का कॉन्सेप्ट बेटे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसको चलो नेक्स्ट, इस सेशन को मैं यहाँ फिनिश करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में मेरी चर्चा आपसे बरकरार बदस्तूर जारी रहेगी। करेक्ट? और नेक्स्ट सेशन भी हम शॉर्टली अभी स्टार्ट करेंगे।